Good morning, class 8 students. Welcome to our English class. As you all know that your studies are going online and hope you are doing your work sincerely and regularly. So students, today I am going to teach you unit 2nd and first chapter. The topic is voyage around the world. First chapter is voyage around the world. Before starting this chapter, I want to ask you that you have completed your first unit. Hope you are doing well. So children, let's start. Voyage around the world. Voyage around the world means around the world. पूरे विश्व का भ्रमण, और वो भी कैसे? वॉयेज मीन्स समुद्री यात्रा. क्या करते हैं हम? समुद्री यात्रा से समुद्र से जो यात्रा करते हैं उसे हम वॉयेज कहते हैं. समझ गए आप? तो ऐसी यात्रा की समुद्र से पूरे विश्व की. तो ये किसके बारे में है ये हम पढ़ेंगे स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट. In 1960, it was a wonder news for the world that Francis Chichester, who was 60 years old, had sailed across the Atlantic alone in a yacht. तो ये किस समय की बात है? 1960 की. ये बहुत ही आश्चर्य कर देने वाली न्यूज़ थी, बहुत ही लोगों को हैरान कर देने वाली न्यूज़ थी. क्या न्यूज़ थी? कि 60 years old के एक मैन जिनका नाम था फ्रैंकिस चिचेस्टर हैड सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक. अब देखिए कौन से ओशन में उन्होंने सेल किया? अटलांटिक ओशन में. और अलोन इन अ याच. आप जानते ना याच क्या होता है? याच इज़ अ स्मॉल बोट. एक छोटी बोट होती है वो, और इट यूज टू सेल बाय the cloth that is tied on the top of the ship. तो क्या होता है कि एक क्लोथ होता है जो आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि साइड पे एक क्लोथ ऐसे टाई किया होता है, और जब विंड चलती है, हवा चलती है, तो वो उसके अंदर भरती है. तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो याच आगे को बढ़ती है, सेल होती है. तो इस तरह से फ्रैंकिस चिचेस्टर ने 60 years old में याच से अटलांटिक ओशन में वॉयेज उन्होंने शुरू किया. ही हैड टेकन 40 days टू डू दिस. तो उन्हें अटलांटिक ओशन में वो जो उन्होंने वॉयेज की वो 40 days की थी. अ याच इज़ अ स्मॉल बोट. अब देखिए याच क्या होता है? अ याच इज़ अ स्मॉल बोट एंड द याच द ओल्ड मैन यूज हैड नो इंजन्स. और जिस याच को उस ओल्ड मैन ने यूज़ किया था उसमें किसी प्रकार का इंजन नहीं था ताकि वो ड्राइव हो सके. एक ही मात्र वजह थी जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सकते थे, और वो था ओनली सेल्स. मैंने आपको बताया जैसा कि मतलब होता है उसे आगे तैराना. तो तैरेगी वो कैसे? जब उस क्लोथ में हवा भरेगी तो उसके सहायता से वो आगे बढ़ेगी. ठीक है. तो दीज एडवेंचर्स मेड हिम वेरी फेमस बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. इस तरह के जो एडवेंचर्स थे, एडवेंचर्स मीन्स क्या होता है? एडवेंचर, डेयरिंग वर्क, साहसिक काम. समझ गए? जिसमें जान जोखिम डालनी पड़ती है, ऐसे काम को एडवेंचर्स कहते हैं. ठीक है. तो दिस एडवेंचर्स मेड हिम वेरी फेमस, क्योंकि 60 years old मैन थे और इस तरह का एडवेंचर्स ले रहे थे, तो नेचुरल है कि वो फेमस हो गए बहुत ज़्यादा. बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वर्क. लेकिन उन्हें अपने आप को संतुष्टि नहीं हो रही थी. तो ही थॉट ऑफ मोर एडवेंचर्स. उन्हें लग रहा था कि मुझे कुछ और एडवेंचरस वर्क करना चाहिए. तो पर्टिकुलरली ऑफ सेलिंग राउंड द वर्ल्ड अलोन इन अ याच. अब उनको क्या लगा कि अटलांटिक, पहले तो उन्होंने अटलांटिक ओशन में सेल किया, नाउ ही वॉन्ट्स टू सेल राउंड द वर्ल्ड अलोन इन अ याच. अब देखिए कितना बड़ा काम करना चाह रहे थे. वो चाह रहे थे कि ही वॉन्टेड टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में वो वॉयेज से सेल करना चाह रहे थे.
समझ में आया कि मतलब समुद्री यात्रा करना चाह रहे थे और समुद्री यात्रा पूरे वर्ल्ड की करना चाहते थे। और कौन सी एज थी उनकी? अबव 60 थे वो। तो आप समझ सकते हैं कि कितने वो डेयरिंग रहे होंगे, कितने मतलब वो ब्रेव रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस पर्सन थे वो, ठीक है। तो ही प्लान टू रेस्ट ओनली वंस ड्यूरिंग दैट होल वॉयज। और उन्होंने ये भी प्लान किया कि जो भी वो वॉयज स्टार्ट करेंगे उस वॉयज में वो एक ही बार रेस्ट करेंगे, अपनी होल वॉयज मतलब पूरी यात्रा में, पूरी समुद्री यात्रा में सिर्फ एक बार रेस्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? ही बिल्ट अ न्यू याच। He built a new yacht to sail in and called it Gypsy Moth 4। देखिए, उन्होंने अपने नए एडवेंचर को स्टार्ट करने के लिए, एक वोएज को स्टार्ट करने के लिए ही बिल्ट अ न्यू याच, उन्होंने एक अपने आप एक याच बनाई और उसका नाम रखा जिप्सी मोथ 4। समझ रहे हैं? और इफ़ एनीवन आस्क्ड हिम व्हाई ही प्लेड विद डेंजर, और अगर उनसे कोई ये पूछता कि आप इस तरह के खतरे क्यों मोल लेते हैं, क्यों इस तरह से खतरों से खेलते हैं, तो जानते हैं क्या जवाब दिया उन्होंने? ही रिप्लाइड, मैन इज़ बॉर्न इन दिस वर्ल्ड टू डू ग्रेट डीड्स। उन्होंने कहा कि इंसान का जन्म इस दुनिया में किस लिए हुआ है? ताकि वो महान कार्यों को अंजाम दे सके, महान महान कार्य कर सके, बड़े बड़े काम कर सके। इसलिए आईड लाइक टू प्ले विद डेंजर। आगे देखिए, बिफोर स्टीम शिप्स बिगैन टू क्रॉस द सी, शिप with sails used to go from Britain to Australia round the Cape of Good Hope, which is at the southern tip of Africa. Before steamship मतलब क्या है? began to cross the sea. Ships were sail used to go from Britain to Australia. मतलब शिप को समुद्र पार करने से पहले क्या करना पड़ता था कि कहाँ से उसे जाना पड़ता था? ब्रिटेन टू ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से गुजरना होता था? ब्रिटेन से होके उसे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता था। और वहाँ क्या था? राउंड द केप ऑफ गुड होप, और केप था वहाँ पे। वहाँ से होकर के जब भी कोई शिप निकलती, तो अगर सी क्रॉस करनी पड़ती तो यहाँ से ज़रूर होके उन्हें गुजरना पड़ता था। और ये जो केप ऑफ गुड होप है, ये कहाँ था? विच इज़ एट द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। कहाँ पे था? बिल्कुल अफ्रीका के सदर्न टिप। आप जानते हैं ना, आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो साउथ डायरेक्शन है, आप जानते हैं इंडिया का मैप आपने देखा तो नॉर्थ हो गया, साउथ एंड वेस्ट एंड ईस्ट, है ना। तो इस तरह से जब साउथ सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, वहाँ पे क्या था? सिचुएटेड था केप ऑफ गुड होप। समझ रहे हैं? तो दे रिटर्न टू ब्रिटेन राउंड द डेंजरस केप होम एट द सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका। दे रिटर्न टू ब्रिटेन। अब क्या था? जब वो सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका था, क्या था? ब्रिटेन टू ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरना पड़ता था। फिर उन्होंने क्या किया? वो वापस आए। दे रिटर्न टू ब्रिटेन, वापस आए ब्रिटेन, राउंड द डेंजरस केप हॉर्न। और क्योंकि ब्रिटेन से होकर के केप हॉर्न से गुजरना पड़ रहा था, एट द सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका। और फिर जब वापस आए तो कहाँ से आए वो? सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका। और जो साउथ अमेरिका का जो सदर्न टिप था, वहाँ पे क्या था? जो दूसरा केप था, केप हॉर्न था। जो केप ऑफ गुड होप था, वो तो कहाँ था? सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। लेकिन जो केप हॉर्न था, वो सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में था, जिधर से कौन वापस आए थे? ब्रिटेन से होकर के वापस आए थे। तो दिस केप इज़ ऑलवेज फुल ऑफ स्टॉर्म्स। कौन सा केप? केप हॉर्न जो था, हमेशा वहाँ पे तूफ़ान आते रहते थे। मतलब वो उस समुद्र, जो भी समुद्र था, जो इलाका था, वहाँ पे सब तूफ़ान आया करते थे। एंड मैनी शिप्स हैव संक देयर। देखिए कि वो जो एरिया था, वो जो सी एरिया था, केप, कौन सा केप था? केप हॉर्न, जो सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में था। वहाँ पे हमेशा तूफ़ान आता रहता था, जिसकी वजह से वहाँ से गुज़रने वाली ना जाने कितनी शिप्स वहाँ पर डूब चुकी थी। तो चिचेस्टर डिसाइडेड टू टेक दिस रूट एंड फाइंड आउट हाउ डेंजरस दिस प्लेस एक्चुअली वॉज। तो वहाँ की जो एडवेंचरस स्टोरी थी,
उस स्टोरी के कारण चिचेस्टर ने भी डिसाइड किया कि वो भी उसी रूट को अपनाएगा, उसी रूट से होके जाएगा, ताकि वो उसे खुद को ये पता करना है कि लोग कहते हैं कि वहाँ का इलाका हमेशा तूफ़ानों से भरा रहता है, शिप्स डूब जाती हैं, तो वो खुद उस चीज़ को फाइंड आउट करना चाहते थे कि देखें वहाँ का एरिया कितना डेंजरस है, कि वाकई में ऐसा है भी या नहीं है। तो जिप्सी मोथ 4 was a strong yacht with a cabin to sleep in, a machine with which could help on the voyage and no one to talk to। अब जो जिप्सी मोथ 4, आपको पता ना, मैंने बताया जिप्सी मोथ 4 क्या है। ये याच है जो फ्रैंकिस चिचेस्टर ने अपने आप बिल्ड की। कौन सी वॉयज के लिए? अपनी एडवेंचरस वॉयज जो उन्होंने स्टार्ट की, जो कहाँ से होकर गुजर रही थी, ब्रिटेन टू ऑस्ट्रेलिया। तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग याच थी जिसमें उन्होंने एक कैबिन बनाया था, जिस कैबिन में वो सो सकते थे, और एक मशीन थी विच कुड हेल्प ऑन द वोएज, जो उन्हें उस समुद्री यात्रा में उनकी मदद करती, लेकिन नो वन टू टॉक टू, लेकिन उस याच पे उनके अलावा कोई दूसरा पर्सन नहीं था जिससे वो बात कर सकते थे। ऑन अ लॉन्ग जर्नी याच नीड्स अ नंबर ऑफ पीपल टू सेल इट। इतनी लंबी यात्रा की शुरुआत जब उन्होंने की, तो उस यात्रा में याच को सेल करने के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि अकेला आदमी तो थक जाएगा सेल करते करते, है ना। लेकिन उस याच पे चिचेस्टर के अलावा कोई दूसरा पर्सन नहीं था, और अकेले चिचेस्टर को ही, ओनली वन मैन, एक ही व्यक्ति थे, खुद फ्रैंकिस चिचेस्टर, जिन्हें सारा काम अकेले अपने आप करना पड़ रहा था। एंड ही वॉज 65 ईयर्स ओल्ड। तो देखिए अब इस वॉएज के दौरान वो कितने ईयर्स के हो गए थे? 65 ईयर्स ओल्ड। तो चिल्ड्रंस देख रहे हैं आप कितने एडवेंचरस हैं, कितने ब्रेवियस हैं, और कितने मतलब निडर, हर तरह का मतलब एक जोखिम उठाने के लिए हमेशा तैयार हैं। चिचेस्टर सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इन इंग्लैंड ऑन 27 अगस्त 1966। तो आपको ये जो डेट है ये लर्न करनी है कि व्हेन ही स्टार्टेड हिज वॉयज एंड फ्रॉम वेयर, कहाँ से स्टार्ट किया। तो चिचेस्टर ने प्लाईमाउथ इन इंग्लैंड से स्टार्ट किया ऑन 27 अगस्त 1966 को। ही सेल साउथ अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। उन्होंने स्टार्ट किया साउथ से, अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, मीन्स साउथ एंड वेस्ट, है ना। तो साउथ से वेस्ट कोस्ट इस तरह से उन्होंने स्टार्ट की अपनी वॉयज फॉर अबाउट 2000 माइल्स। आप देखिए, द विंड वर टू जेंटल टू गिव हिम इनफ स्पीड। जब तक 2000 मील तक उनका साथ हवा ने बहुत अच्छी तरह से दिया, बहुत ही प्यारी सी हवा, मतलब धीरे धीरे हवा चलती रही, जेंटल, बहुत ही स्मूथ हवा चलती रही, जिस हवा ने उनको एक इनफ स्पीड, मतलब एक नियमित स्पीड बना करके रखने में उन्हें बड़ी हेल्प की, और काफ़ी आगे वो बढ़ते गए। कितने आगे बढ़े? 2000 माइल्स। ऑन 17 सितंबर ही सेलिब्रेटेड हिज 65 बर्थडे अलोन एट सी। और इस तरह चलते चलते 17 सितंबर उन्होंने स्टार्ट किया, 27 अगस्त से अब उनको कितना टाइम हो गया? 17 सितंबर आ गया। तो 17 सितंबर जब आया तो इट वॉज हिज बर्थडे, तो ही सेलिब्रेटेड, उन्होंने बहुत अच्छी तरह बर्थडे सेलिब्रेट किया अलोन एट सी। अब सी में तो कोई नहीं था, अलोन थे, अकेले उन्होंने सेलिब्रेट किया। आफ्टर 2 hours अ स्टॉर्म वोक अप हिम दैट एंड ही फाउंड दैट द याच वॉज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। और इस तरह उन्हें 2 घंटे के बाद इस बात का एहसास हुआ कि जब वहाँ पे तेज़ तूफ़ान चल रहा था, तेज़ तूफ़ान ने 2 घंटे बाद उन्हें ये एहसास दिलाया कि उनकी जो याच है वो गलत दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि तूफ़ान अपनी ही तरफ खींचे ले जा रहा था और उनको अपोजिट डायरेक्शन में जाना था। तो 2 घंटे के तूफ़ान के बाद उन्हें ये समझ में आया कि वो गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। It took him nearly 2 hours of hard work to pull at the sails down and bring the boat back to the right course। और जब 2 घंटे के तूफ़ान के बाद उन्हें समझ में आया और अपनी
रूट को सही करने के लिए, अपनी दिशा को सही करने के लिए, सही डायरेक्शन में अपनी याच को आगे सेल करने के लिए उन्हें पूरा 2 घंटे का समय लगा, और वो भी हार्ड वर्क। उन्हें बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 2 घंटे तक उन्होंने लगातार कड़ी मेहनत से अपनी याच को खींच पाया बोट को, ताकि वो अपने सही दिशा में उसे आगे ले जा सके। तो द सी टू द साउथ ऑफ अफ्रीका ऑल्सो वेरी स्ट्रॉमी, और जो साउथ ऑफ अफ्रीका में जो सी था, समुद्र था साउथ अफ्रीका का, साउथ ऑफ अफ्रीका, इट वॉज वेरी स्ट्रॉमी। द वेव्स वर अबाउट 40 फीट हाई। हाउ कैन यू इमेजिन दैट कि 40 फीट हाई इतनी वेव्स उसकी ऊपर जा रही थी। वेव्स मीन्स लहरें, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उसमें उठ रही थीं। वंस अ बिग वेव हिट द याच, और तभी अचानक एक बहुत बड़ी सी लहर आई और उसने याच को हिट किया, टकराई वो याच से, एंड थ्रू हिम डाउन। और उसी लहर के आने की वजह से जो फ्रैंकिस थे वो पानी में जा गिरे, ब्रेकिंग अ टूथ इन हिज माउथ, और गिरने की वजह से उनका एक दांत टूट गया। ऑन 1 नवंबर ही फाउंड ही हैड नो वाटर टू ड्रिंक। और इस तरह से समय बीतता गया। 17 सितंबर से 1 नवंबर आ गया। देखिए चलते चलते इन द वोएज, चलते चलते 1 नवंबर जब आ गया तो उन्हें ये एहसास हुआ कि अब उनके पास पानी पीने के लिए भी नहीं बचा है। तो चिल्ड्रंस, इन दिस वीडियो आई explained you the first page of this story. In next video I will complete the chapter. Okay, so keep reading and keep watching the videos. Thank you.